बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स देखेंगे। इन ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट वगैरह भी कहते हैं। बेसिकली ये जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती हैं डायरेक्ट एक्टिंग और दूसरी होती हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। अच्छा, अब डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग का हमने फ़र्क देखना है। सबसे पहले हमें ये पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करा के अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो डायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास जो ड्रग्स होंगी ना, वो एसिटाइलकोलिन जैसा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, उसको मिमिक करेंगी। वो डिफरेंट ड्रग्स हो सकती हैं। और जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग होंगी ना, वो एसिटाइलकोलिन जो नेचुरली अकरिंग एसिटाइलकोलिन है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगी। तो डायरेक्ट एक्टिंग जो होंगी हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास क्या करेंगी, वो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक करेंगी। जबकि हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होंगी ना, वो नेचुरली अकरिंग एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो डायरेक्ट एक्टिंग है ना, ये फर्दर दो तरह की होती हैं। ये बेसिकली निकोटीनिक रिसेप्टर के ऊपर भी एक्ट कर रही होती हैं और मस्क्रीनिक रिसेप्टर के ऊपर भी एक्ट कर रही होती हैं। कुछ हमारे पास ऐसी होती हैं जो दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, कुछ एक के ऊपर एक्ट करती हैं। लेकिन इनमें ना बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप्स आ जाते हैं। एक ग्रुप आ जाता है हमारे पास कोलिन ईस्टर्स का और दूसरा ग्रुप हमारे पास आ जाता है अल्कलाइड्स का। कोलिन ईस्टर्स में आपने निमोनिक याद रखना है, आसिम मुनीर भैंचोद, AM आसिम मुनीर भैंचोद। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उससे आपने याद रख लेना है। और जो कोलिन ईस्टर्स है ना, ए से हमारे पास आ जाएगा एसिटाइल कोलिन, M से आ जाएगा मेथाकोलिन, B से हमारे पास आ जाएगा बेथनीकोल और हमारे पास जो है C से आ जाएगा कार्बाकोल। इसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं नेचुरली अकरिंग या डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स में, उनमें हमारे पास आ जाते हैं अल्कलाइड्स। और अल्कलाइड्स जो हैं नेचुरली अकरिंग होते हैं। अल्कलाइड्स को आपने याद रखना है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आजकल ये रिश्तेदार बने हुए हैं आर्मी चीफ और PMLN, तो यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा। P से हमारे पास आ जाएगा पाइलोकार्पिन, M से हमारे पास आ जाएगा मस्क्रीन, L से हमारे पास आ जाएगा लोबिलीन और N से हमारे पास आ जाएगा निकोटीन। ये हमारे पास टोटल जो है डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट आ जाएंगे। इनको हम कोलिनर्जिक या कोलिनोमाइमेटिक्स भी कह जाते हैं। इनमें हमारे पास कोलिन ईस्टर्स आ जाएंगे, आसिम मुनीर भैंचो से याद रख लेना है और अल्कलाइड्स PMLN से याद रख लेना है। आपको इजीली ये याद रहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग में। इनडायरेक्ट एक्टिंग करते क्या हैं, बेसिकली इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है नेचुरली अकरिंग एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे होते हैं। अब वो कैसे बढ़ाते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है हमारे पास ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देते हैं। जब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट होगा तो हमारे पास जो है एसिटाइलकोलिन का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होगा। जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन का ब्रेक डाउन जो है, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इनमें हमारे पास तीन तरह के ड्रग्स आते हैं। एक है हमारे पास अल्कोहल, जिसमें हमारे पास आ जाता है एंड्रोफोनियम। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कार्बामेट्स। अब बेसिकली ये जो है ना, ये लॉन्ग एक्टिंग एसिटाइलकोलिन ईस्टर के इनहिबिटर हैं। इसी वजह से हम इनको फार्माकोलॉजी में एज अ ड्रग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन को बहुत लंबे टाइम के लिए इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो टॉक्सिक हो जाती है। जबकि हमारे पास जो एंड्रोफोनियम है ना, ये 15 मिनट के लिए
एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देता है। तो इसका हम यूज़ करते हैं सिर्फ एक केस में, जब हम कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस से। बाकी इसका भी हम एज अ ड्रग यूज़ नहीं करते। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की डिटेल के ऊपर। इनमें जो थे हमारे पास कोलिन ईस्टर्स, वो हम एक निमोनिक से याद रख रहे थे, और वो निमोनिक था AMBC। अब आपने खुद याद रखना है कि AM से क्या मुराद था, ऐसा ना हो कि मुझे उठा लिया जाए। A से हमारे पास बन रहा था एसिटाइल कोलिन, M से था हमारे पास मेथाकोलिन, B से था हमारे पास बेथनिकोल, और C से था हमारे पास कार्बाकोल। अच्छा, इनमें आपने याद रख लेना है एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन और जो है हमारे पास कार्बाकोल, ये मस्करीनिक रिसेप्टर्स और निकोटीनिक रिसेप्टर्स दोनों के ऊपर एक्ट करते हैं। इनमें से है जो हमारे पास बेथनिकोल, ये सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, ये आपने याद रख लेना है। एसिटाइल कोलिन और मेथाकोलिन जो है लगभग एक जैसे होते हैं, इनके फंक्शन भी सेम ही हैं, जो नेचुरली अकरिंग हैं वो आपको याद रह जाएंगे। अब हम आ जाते हैं बेथनिकोल के ऊपर। बेथनिकोल इम्पोर्टेंट है और इसके पूछे जाते हैं हमारे पास क्वेश्चंस के बेथनिकोल का हम यूज़ कहाँ करते हैं। बेसिकली हमारे पास ड्रग्स होती हैं ना किसी भी ग्रुप की, वो सारे के सारे रिसेप्टर्स होंगे बॉडी में, जितने भी रिसेप्टर होंगे सब के ऊपर काम कर रहे होंगे, लेकिन हमने ड्रग्स ऐसी बनाई होती हैं कि वो स्पेसिफिक एरिया के रिसेप्टर के लिए उनकी अफिनिटी ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास बेथनिकोल है ना, ये हमारे पास M3 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है। अब M3 रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, लेकिन इसकी जो एफिनिटी है ना वो दो जगहों पे ज़्यादा होती है। एक होती है हमारी गट में और दूसरी होती है हमारी ब्लैडर में। अब मुझे बताएं कि गट में अगर हम बेथनिकोल दे रहे हैं, बेथनिकोल क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, तो ये क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। गट के ऊपर हमारे पास M3 रिसेप्टर्स हैं, और M3 रिसेप्टर्स जो होंगे हमारे पास GQ कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, मतलब ये कि ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं। अब हमारे पास जो है गट की मोटेलिटी क्या होगी, गट के ऊपर ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बेथनिकोल, तो गट की मोटेलिटी जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अगर किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, बंदे को जो है फीसिस नहीं आ रही होती, उसकी गांठ बंद हुई पड़ी होती है, तो उसकी गांठ खोलने के लिए हम बेथनिकोल दे देते हैं। बेथनिकोल क्या कराती है, गट की मोटेलिटी इंक्रीज करा देती है, जिसकी वजह से बंदे की गांठ खुल जाती है। इसके साथ साथ अगर किसी बंदे को यूरिनरी रिटेंशन है, तो इस केस में भी हम बेथनिकोल देते हैं, क्योंकि ब्लैडर के ऊपर भी M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और M3 रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करती है, तो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से बंदा यूरिनेट कर पाता है। तो अब हमारे पास बेथनिकोल के जो यूजेस आ जाएंगे वो दो आ जाएंगे, एक हम देंगे कॉन्स्टिपेशन में, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा यूरिनरी रिटेंशन। बाकी जो है हमारे पास कार्बाकोल, एसिटाइल कोलिन, मेथोकोलिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन द एंड आपको समझ आ जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इफ़ेक्ट सेम ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो आप कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास थे डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में नेचुरली अकरिंग अल्कलॉइड्स। इनका निमोनिक था PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। ठीक है, P से था हमारे पास पाइलोकार्पाइन, M से था हमारे पास मस्करीन, L से था लोबिलीन, N से था हमारे पास निकोटीन। अब जो है हमारे पास पाइलोकार्पाइन और मस्करीन, ये दोनों एक्ट कर रहे होते हैं मस्करीनिक M रिसेप्टर्स के ऊपर, और जो लोबिलीन है और निकोटीन है ये एक्ट कर रहे हैं हमारे पास निकोटीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। हमारे पास जो पाइलोकार्पिन है ना, ये M3 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही होती है, और हम इसका दो कंडीशन में यूज़ करते हैं। एक होती है सजोगरन्स सिंड्रोम, जो भी यार इसके स्पेलिंग्स हो देख लेना, सजोगरन्स सिंड्रोम। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है माउथ ड्राई हो जाता है, और ओवरऑल बॉडी की जो सिक्रीशंस है ना वो कम हो जाती हैं।
अब जो है हमारे पास M3 रिसेप्टर्स, ये ग्लैंड्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। जब M3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ग्लैंड्स की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। इस वजह से हम पाइलोकार्पिन sjogren's सिंड्रोम में देते हैं, जो कि ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करा देती है। अगर किसी का माउथ ड्राई रहता है बहुत ज़्यादा तो उसमें हम पाइलोकार्पिन दे देते हैं। इसके अलावा हम ना पाइलोकार्पिन को ग्लाउकोमा में भी यूज़ करते हैं। ग्लाउकोमा में हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास जो आई की सिलियरी मसल होती हैं ना, उनके ऊपर भी M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे पास सिलियरी मसल्स एक्टिवेट होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारी आई का जो एक यूवियल सैक था, मुझे नाम उसका भी याद नहीं, वो ओपन हो जाता है। जब वो ओपन होता है तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एक्वस ह्यूमर बन रहा होता है वो सिक्रीट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लाउकोमा में प्रेशर कम हो जाता है। पाइलोकार्पिन अब हम 2 जगहों पे यूज़ कर रहे हैं, एक sjogren's सिंड्रोम में और दूसरा हम जो है ग्लाउकोमा में यूज़ कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पाइलोकार्पिन जो है M3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है, तो M3 रिसेप्टर्स हमारे पास गट में भी प्रेजेंट हैं, ब्लैडर में भी प्रेजेंट हैं, लंग्स में भी प्रेजेंट हैं। तो हम जो पीछे पढ़ के आए हैं कि हमने बेथनीकोल यूज़ की थी कॉन्स्टिपेशन में और यूरिनरी रिटेंशन में, तो हम यहाँ पाइलोकार्पिन क्यों यूज़ नहीं कर रहे? तो इसका हमारे पास क्वेश्चन का जवाब ये है कि हमने ये जो ड्रग्स बनाई है ना, ये कुछ स्पेसिफिक रीजन में जाके रिसेप्टर्स के ऊपर एक्टिवेट करती हैं। बेसिकली ये जितने भी हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स हैं ना, ये उन सब को एक्टिवेट कर सकती हैं। लेकिन हमने ड्रग्स की जो है क्लासिफिकेशन इस तरीके से की है या उनकी सॉल्युबिलिटी इस तरीके से बनाई है कि वो किसी स्पेसिफिक एरिया में जाके उनकी रिसेप्टर्स के लिए अफिनिटी ज़्यादा हो। तो पाइलोकार्पिन जो है ना, इसकी अफिनिटी हमारे माउथ वाले एरिया में, हमारी आई के एरिया में अफिनिटी इनकी ज़्यादा है, जबकि जो हमारे पास बेथनीकोल था उनकी अफिनिटी गट और ब्लैडर के एरिया में ज़्यादा थी। इस वजह से वो उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहे थे। हाँ, ये बाकी रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते जितना करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो लोबिलिन है और निकोटीन है, ये निकोटीनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो निकोटीनिक रिसेप्टर हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट हैं। तो निकोटीनिक रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने की वजह से स्टार्ट में हमें जो है एक्साइटेशन होती है हमारे ब्रेन को, उसके बाद ये हमारे ब्रेन को डिप्रेस कर देता है। डायरेक्ट एक्टिंग जो हमारे पास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं, उनमें हमारे पास एक और ड्रग है जिसका नाम है वेरेनिक्लिन। वेरेनिक्लिन क्या है? बेसिकली ये हमारे पास निकोटीन का एगोनिस्ट है। अब इसका हम यूज़ कब करते हैं? इसका हम यूज़ करते हैं स्मोकिंग सीजेशन में। स्मोकिंग सीजेशन में हम निकोटीन का एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लें, अगर कोई भी ड्रग है ना, उसकी 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंस हो सकती है। टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि ड्रग की ओवरडोज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। डिपेंडेंस में ओवरडोज नहीं होती, बल्कि बंदा उस ड्रग के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, वो चाहता है कि उसे बार बार वो ड्रग दी जाए। तो टॉक्सिसिटी का और डिपेंडेंस का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। टॉक्सिसिटी के लिए जो हम उसका ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ना, उसमें हम एंटीडोट दे देते हैं, और जो है हमारे पास डिपेंडेंस, उसमें हम एगोनिस्ट दे देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एगोनिस्ट हम डिपेंडेंस में क्यों देते हैं? एगोनिस्ट ये जो होता है ना हमारे पास, बेसिकली ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। अब एक बंदा है वो सिगरेट पीता है, तो जो हमारे पास निकोटीन है ना, वो बेसिकली 15 से 30 मिनट के लिए जाके निकोटीनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, उसके बाद क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस सूरत में हम वेरेनिक्लिन दे देते हैं। वेरेनिक्लिन का जो टाइम ऑफ एक्शन है ना, वो तकरीबन 5 से 6 घंटे का है। तो वो 5 से 6 घंटों के लिए निकोटीनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके रखती है, जिसकी वजह से 5 से 6 घंटों के लिए क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। लेकिन अगर इसी केस में निकोटीन की टॉक्सिसिटी हो जाए, जो कि बहुत रेयर है, तो इस सूरत में हम फिर एगोनिस्ट नहीं देंगे। टॉक्सिसिटी के केस में हम एंटीडोट दे देते हैं। एक और यहीं पे आपको समझा देता हूँ, आपको बात क्लियर होगी। एक मदर आई है हमारे पास, ठीक है, और उस मदर का जो है बेबी हुआ है। अब बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है। हिस्ट्री हमने ली है तो हमें पता चला है कि मदर जो है ना, वो ओपियाइड एडिक्ट है।
ओपियाइड एडिक्ट का मतलब ये है कि वो अफीम लेती रही है। अब जब बेबी पैदा हुआ है तो उस बच्चे को भी क्रेविंग्स हो रही हैं अफीम की, तो इस सूरत में हम जो है अफीम का एगोनिस्ट दे देंगे। उस एगोनिस्ट का हमारे पास नाम है मेथाडोन। मेथाडोन क्या करता है, ये तकरीबन 7 से 14 दिन के लिए जो हमारे पास ओपियाइड रिसेप्टर्स हैं उनको ऑक्यूपाई करके रखता है, जिसकी वजह से क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। अगर हमारे पास ओपियाइड की टॉक्सिसिटी हो जाए, टॉक्सिसिटी के केस में हम एगोनिस्ट नहीं देंगे, टॉक्सिसिटी के केस में हम दे देते हैं नेल्ट्रेक्सोन, जो कि हमारे पास एंटीडोट होता है। होप्स हो कि आपको यहाँ समझ आ गई होगी। अगर किसी भी ड्रग की हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाती है तो टॉक्सिसिटी के केस में हम एंटीडोट देंगे, लेकिन अगर किसी भी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है तो उस केस में हम ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग एक्टिंग उसका एगोनिस्ट देंगे। लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट क्या करेगा, उसके रिसेप्टर को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए एक्टिवेट करके रखेगा, जिसकी वजह से क्रेविंग्स कम हो जाएंगी।